हेलो एवरीवन। आज हम हाइड्रोजन अणु आयन यानी कि H2+ का LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि दो H परमाणु हैं, HA और HB, जो पोजीशन A और B पर स्थित हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो A के न्यूक्लियस से RA दूरी पर है और B के न्यूक्लियस से RB दूरी पर है, और दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु की मध्य जो दूरी है कैपिटल R है। अब नाभिक A पर जो इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन होगा वो साई A, और नाभिक B पर जो तरंग फलन है वो साई B। तो यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो हम दोनों परमाणु के रेखीय संयोग या लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, और समीकरण प्राप्त होती है साई एम होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरंग फलन की, वो होती है C1 साई A प्लस C2 साई B। और C1 और C2 क्या है? मिक्सिंग कोफिशिएंट है, मिश्रण गुणांक। तो इस प्रकार से ये लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है। और श्रोडिंगर समीकरण से H साई MO इज इक्वल टू E साई MO, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसका मान होता है -h²/8π²m डेल स्क्वायर माइनस, जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है -h²/8π²m डेल स्क्वायर प्लस v। तो यहाँ जो v है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ स्थिति तीन तरह की स्थितिज ऊर्जाएं होती है, माइनस इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक के कारण, इलेक्ट्रॉन और नाभिक बी के कारण, और दोनों नाभिकों के कारण स्थितिज ऊर्जा है उन टर्म का। तो पहले वाला टर्म है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक के कारण है, ये नेगेटिव में होगा स्थितिज ऊर्जा। दूसरा जो टर्म है E⁻²/RB माइनस में, ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो नाभिक बी व इलेक्ट्रॉन के कारण स्थितिज ऊर्जा है, और दोनों नाभिकों के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है वो E⁻²/R है। तो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आया इस H2+ मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ RA और RB और R है, ये चित्र के अनुसार दूरियाँ दर्शाई हुई है। अब तरंग फलनों के लिए ऊर्जा की गणना हम आणविक कक्षा के लिए ऊर्जा की गणना करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया, फिर साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई MO दोबारा आ गया, डी लेमडा यहाँ मतलब स्पेस के सापेक्ष ये समाकलन है, dx dy dz तीनों शामिल होते हैं इसमें, डी लेमडा हो गया। नीचे साई MO इंटू साई MO डी लेमडा। ये जो E का जो फॉर्मूला है ये समीकरण 8 है, और इसमें हम वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला जो ये समीकरण जो 6 थी हमारी उसे मान रखते हैं। ये जो समीकरण 6 थी C1 साई A प्लस C2 साई B, ये साई MO का मान रखा, ये देखिए ये वाला, ये जो मान है वो हम उस समीकरण 8 में रखेंगे, साई MO की जगह इस समीकरण में रख देंगे। तो ये जो ये नई ये आ जाएगी, साई MO की जगह C1 साई A प्लस C2 साई B रखा, फिर H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया, फिर C1 साई A प्लस C2 साई B, ये डी लेमडा हो गया। और नीचे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर नहीं होता, डायरेक्ट साई MO की 2 बार वैल्यू लिख दी और डी लेमडा लिख दिया, समाकलन हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए पहले इस सोल्व करने का यही तरीका है, C1 साई A को पहले जो दूसरे वाले जो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और H साथ में रहेगा। तो C1 साई A को H C1 साई A, जैसे ये C1 साई A है, इसको हम H तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, H C1 साई A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा ये, ओके। मतलब C1 स्क्वायर साई A H साई B लेमडा, ये हो गया। फिर C1 साई A, इसको मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। अब C1 साई A को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? H तो साथ में रहेगा, और C2 साई B डी लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये C1 C2 तो वैसे आ गया, और साई ए एच साई बी डी लेमडा ये आ गया। ओके, ये टर्म समझ में आ गई। अब इसको फिर से ये जो अंडरलाइन है उसको मैं डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम C2 साई बी इसको पहले करेंगे HC1 साई ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे C1 C2 तो आया ही, और C1 C2 के अलावा आ गया साई बी एच साई ए डी लेमडा, ये आ गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद मैं इस अंडरलाइन को इरेज कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, C2 साई बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे एच C2 साई बी डी लेमडा से, तो यहाँ C2 स्क्वायर हो गया, साई बी एच साई बी डी लेमडा आ गया, ये C2 स्क्वायर साई बी एच साई बी डी लेमडा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इस अंडरलाइन को इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब उसके पश्चात अब देखो ये ऊपर वाला टर्म आ गया, नीचे वाले टर्म में क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म में पहले C1 साई ए को हम C1 साई ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा C1 साई ए स्क्वायर डी लेमडा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इस अंडरलाइन को इरेज कर रहा हूँ। फिर C1 साई ए है वो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे C2 साई बी से, तो इसमें आएगा C1 C2 साई ए साई बी डी लेमडा, C1 C2 साई ए साई बी डी लेमडा। लेकिन ये 2 नहीं आ रहा है, 2 आगे आएगा, एक ऐसा ही टर्म और आएगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 C1 C2 साई ए साई बी डी लेमडा हो जाएगा। कैसे, इसको मैं डिलीट इरेज कर रहा हूँ अंडरलाइन को। और अब क्या करेंगे, C2 साई बी पहले C1 साई ए से मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें भी C1 C2 साई बी साई ए डी लेमडा। यहाँ बी पहले लिखो, ए पहले लिखो, साई ए साई बी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इसको यदि मल्टीप्लाई कर दे तो फिर दो आ गए एक जैसे, C1 C2 साई ए साई बी डी लेमडा प्लस C1 C2 साई ए साई बी डी लेमडा, तो ये 2 हो गए, 2 C1 C2 साई ए साई बी डी लेमडा। अब मैं अंडरलाइन को फिर से इरेज कर रहा हूँ। अब C2 साई बी को फिर से C2 साई बी से डी लेमडा से मल्टीप्लाई किया। यहाँ इसमें नीचे वाले में H नहीं है, तो यहाँ C2 स्क्वायर साई बी स्क्वायर डी लेमडा ये आ गया। तो ये मेरे ख्याल से सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। मैं अंडरलाइन को फिर से इरेज कर रहा हूँ। अब ये जो समीकरण आई, ये समीकरण 9 आ गई। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, देखो ये जो ऊपर वाला जो है इसमें भी 2 हैं, लेकिन ना इसमें हम क्या निम्न मान मानेंगे। जैसे ये क्या है कि साई ए एच साई बी डी लेमडा है, और वो इक्वल होता है साई बी एच साई ए। मतलब जो ये इनका क्रम है वो एक्सचेंज कर दिया, क्रम विनिमय कर दिया है। मतलब ए पहले था, बी बाद में था, तो बी पहले ले आए, ए बाद में आ गया, तो इससे वो मान है जो वैल्यू है वो सेम रहती है। एच ए बी पहले वाले को एच ए बी बोलते हैं, दूसरे वाले को एच बी ए बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को वैल्यू सेम होने से एच ए बी बोल सकते हैं। तो ये जो टर्म है दोनों वो कहाँ है, ये एक ऊपर वाले में ये यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ 2C1 C2 HAB लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को मिलाकर। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है HAB का हमने कर लिया, HAB और HBA एक जैसा था, उनकी वैल्यू सेम थी तो वो एक ही माना जा सकता है। इसी तरह साई ए और साई बी, सॉरी यहाँ साई ए और साई बी लिखा हुआ है, ये साई ए है ये, तो एच ए होता है वो साई ए डी लेमडा होता है, और साई बी में दोनों बी आएंगे, तो ये एच बी बी है जो वो हो गया साई बी एच साई बी डी लेमडा। इसके बाद एस ए बी,
ऐसे भी है वो क्या होता है, उसमें एच वाला नहीं आता, एच जिसमें आ रहा है उसमें तो एच ए बी हो गया, एच ए जिसमें दोनों साई और साई दूसरे वाला साई है वो भी यही है, और एच बी भी जिसमें दोनों साई के टर्म है वो बी के रूप में है, और एक है एस ए बी, एस ए बी का मतलब है साई ए साई बी डी लेमडा। और यदि ए और बी इक्वल कर देते हैं, यदि ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है, ये इसका मतलब है। अब ये जो मान है, ये जो सारे एच ए बी है, एच ए है, एच बी बी, एस ए बी, इसको हम समीकरण 9 में रखेंगे। समीकरण 9 हमें पहले ये वाली समीकरण 9 है, इसमें रखेंगे तो देखो ये जो C1 स्क्वायर, मैं एक बार अंडरलाइन इसमें इरेज कर रहा हूँ। हाँ, ये जो वाला टर्म है, देखो ये जो टर्म है ये एच ए बी है, सॉरी ये बाई मिस्टेक एच ए बी हो गया, ये एच ए है, साई ए एच ए, ओके। तो साई ए एच ए ये हो जाएगा एच ए हो जाएगा, तो C1 स्क्वायर एच ए आएगा इसकी वैल्यू। और ये दोनों मिलकर के, इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ अंडरलाइन को, ये जो वाला टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2C1 C2 तो वैसे आ जाएगा, और साई ए एच साई बी और साई बी एच साई ए ये क्या है, इक्वल हैं, और दोनों को एच ए बी माना जा सकता है। तो 2C1 C2 इन दोनों की जगह आ जाएगा 2C1 C2 एच ए बी। और जो इसके अंडरलाइन को इरेज कर रहा हूँ, ये जो फोर्थ जो टर्म है उसका क्या आएगा, ये साई बी एच साई बी, इसकी जगह एच बी बी आएगा, C2 स्क्वायर एच बी बी। तो ऊपर वाले क्लियर हो गए। देखिए इसमें ऊपर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है C1 स्क्वायर एच ए प्लस 2C1 C2 एच ए बी हो गया, प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी हो गया, ओके। नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाले में क्या हुआ कि साई ए डी लेमडा, वो तो एस ए बी एस ए ही हो गया एक तरह से, तो वो तो 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये C1 स्क्वायर ही रह गया। C1 स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर हो गया, और ये जो लास्ट वाली जो टर्म है ये भी C2 स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 1 हो जाता है, ये साई बी स्क्वायर डी लेमडा ये 1 होता है, और ये C1 स्क्वायर प्लस इसको देखो साई ए और साई बी डी लेमडा, इसको हमने ऐसे भी बोला है, तो इसको हम ऐसे बी लिखेंगे, तो ये आएगा 2C1 C2 ऐसे बी। तो नीचे वाला टर्म आया, देखिए यहाँ C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर और 2C1 C2 ऐसे बी, ये जो हमारी समीकरण आ गई वो 10 आ गई। और इन एच ए और जो एच बी बी है, ये तो क्या है, इसको कूलाम इंटीग्रल बोलते हैं या कूलाम समाकलन बोलते हैं। एच ए मतलब जो सेम, दोनों में सेम है, एच ए या एच बी बी है, इन दोनों को कूलाम इंटीग्रल बोलते हैं। जिनमें डिफरेंट है एच ए बी, उसको हम अनुनाद समाकलन या रेजोनेंस इंटीग्रल बोलते हैं, और एच ए बी को अतिव्यापन इंटीग्रल बोलते हैं, यानी कि अतिव्यापन समाकलन बोलते हैं एच ए बी को। और ये हमारी समीकरण 10 है। और ये जो C1 C2 है ये मिश्रण कोफिशिएंट, ये मिश्रण गुणांक है, ये हम जानते हैं। और C1 C2 के वो मान स्वीकार्य हैं जिनसे हमें E की न्यूनतम मान प्राप्त होता है, यानी E की न्यूनतम मान या निम्नतम मान प्राप्त होता है, वो ही C1 C2 के मान स्वीकार्य हैं। तो E के मान निम्नतम होने के लिए हम क्या कि मिनिमा लेंगे इसका, तो E एनर्जी को हम C1 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी 0 आना चाहिए, C2 के सापेक्ष करेंगे तो भी 0 आना चाहिए। यदि समीकरण 10 है उसका हम C1 के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, और C2 के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो भी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये जो समीकरण 10 है, इस समीकरण 10 का हमने C1 के सापेक्ष अवकलन किया तो ये मान आया। अब आप कहोगे ये कैसे आया,
और C2 के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये मान आया। अब आप कहोगे ये दोनों मान कैसे आए, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। जैसे E है, E हमारा था C1HAA प्लस 2C1C2HAB प्लस C2 स्क्वायर HBB डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1C2 HAB। ये हमारी जो समीकरण 10 थी। अब इसको हम ऐसे मानते हैं, जो ये एक तरह से हम मान लो इसको हम एक फॉर्मूला होता है डेल U अपॉन V अपॉन डेल एक्स। तो पहले क्या होता है, पहले होता है कि हम हर जो होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, इसमें इसको सोल्व करते हैं तो, और फिर अंश का अवकलन करते हैं। जैसे V एज इट इज लिखा, अंश U था उसका अवकलन कर दिया डेल U अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस होता है, फिर अंश को एज इट इज लिखते हैं, हर के सापेक्ष अवकलन करते हैं और उसमें हर के स्क्वायर का भाग लगाते हैं। तो यानी कि 1 अपॉन वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब वी स्क्वायर का भाग लगा दिया इसमें, एक ही बात है। अब देखो V, इसको ये 1 अपॉन वी को अंदर लें और गुणा कर दे दोनों को, तो 1 अपॉन वी से ये V, वो पहले वाले का V तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पहले वाले में हर की वैल्यू आई नहीं, कैंसिल हो गई। और दूसरे वाले में क्या हो गया, U अपॉन वी। U अपॉन वी का मतलब एज इट इज हमने एज इट इज आ गई, वो वही वैल्यू रख देंगे जो पहले थी, और ब्रैकेट के बाद हम 1 अपॉन हर लिख देंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो पहले क्या करेंगे, इससे हम करेंगे, इससे सोल्व करेंगे। तो ये यहाँ क्या होता है कि जो अंश है उसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, C1 के सापेक्ष। तो इस समीकरण 10 में जो अंश था ऊपर वाला, उसका हम C1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो C1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें 3 टर्म है, तो तीनों टर्म वो जोड़ में आएंगे। और ये किया जैसे C1 स्क्वायर HA, अब क्या होता है C1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो HA तो कांस्टेंट है, HA कांस्टेंट है, और C1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2C1 हो जाएगा। तो 2C1 HA आया कि नहीं आया, आ गया। उसके बाद दूसरे वाले टर्म में देखो, दूसरे वाले टर्म में C2 C1 पर डिपेंड नहीं है, तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, HAB भी कांस्टेंट है। और C1 का C1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 2C2 HAB आ गया। तो ये दूसरे वाले टर्म का आ गया। और तीसरे वाले टर्म का तीनों ही दोनों ही C2 स्क्वायर भी C1 पर डिपेंडेंट नहीं है, HBB भी नहीं है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हो गए। तो कांस्टेंट का जो अवकलन होगा या डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होता है। तो 0 प्लस में +0 लगा के लिखूँ या नहीं लिखूँ, एक ही बात है। तो यहाँ मैंने ये इसका मतलब इस टर्म के अकॉर्डिंग अवकलन, ये दोनों पद प्राप्त हो गए। अब मैं अगले वाले पे चल रहा हूँ, अगले वाले में चल रहा हूँ। इसका मतलब हर का अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हर क्या है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1C2 ऐसे भी है। इसका हम C1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो C1 स्क्वायर का यदि हमने C1 के सापेक्ष अवकलन किया तो 2C1 आया, ये 2C1 आ गया। और C2 स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि C2 तो डिपेंड ही नहीं है C1 पर। और तीसरे वाले में क्या है कि C1 को C2 कांस्टेंट, HAB कांस्टेंट और 2 कांस्टेंट, ये तो बाहर आ गए। और C1 का किया तो 1 आया, तो ये आ गया 2C2 HAB, ये आ गया। और फिर U अपॉन V का मतलब अंश बटा हर, तो वो एज इट इज वही संख्या आ गई, तो वो हमने वही लिख दिया, C1 स्क्वायर HA प्लस 2C1C2 HAB प्लस C2 स्क्वायर HBB, और ये नीचे हर वाला आ गया। ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया। नीचे हमने क्या किया कि जो हर था 1 जो हर था या डिनोमिनेटर था वो ऐसे वैसे लिख दिया, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1C2 HAB, ये लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या किया है कि ये जो, अब मैं एक बार इनकी सारी अंडरलाइन को मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करके फिर क्या कर रहा हूँ
कि इस ये जो हम नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो हम इस वैल्यू को हम ई लिख देंगे, ये जो पूरा है उसको ई लिख देंगे, तो यहाँ ई लिख दिया हमने और बाकी एज इट इज आ गया। और ये जो नीचे वाला ये जो डिवाइड था उसको हमने नीचे लिख दिया, ये वाला ये यहाँ नीचे आ गया, ये हर था तो हर ही रहा, और ऊपर वाले को हमने इस वाले को ई लिख दिया और बाकी एज इट इज रहा है। अब हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में देखो 2C1HA है वो एज इट इज आ गया। एक मिनट मैं अंडरलाइन इरेज कर रहा हूँ। अब क्या है कि जो पहला जो टर्म है वो हमने पहला जो टर्म है वो एज इट इज लिखा, और दूसरा जो टर्म है इनके मल्टीप्लिकेशन से आया ये 2C1 माइनस 2C1 और ई, तो माइनस 2C1E यहाँ लिख दिया, पहले लिख दिया इसको। और ये यहाँ तक दोनों टर्म समझ में आ गए। उसके बाद मैं अंडरलाइन में एक बार इरेज कर रहा हूँ, ये टर्म हो गए थे। फिर हमने क्या किया कि ये जो 2C2HAB है वो हमने यहाँ लिख दिया, और ये वाले जो हैं इनको मल्टीप्लिकेशन माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो ये वाला यहाँ आ गया, तो ये दोनों टर्म भी समझ में आ गए। और नीचे वाला तो एज इट इज है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इन अंडरलाइन को इरेज कर रहा हूँ। अब इसमें जो फर्स्ट दो टर्म हैं उसमें हमने क्या किया, इनमें हमने 2C1 कॉमन ले लिया, तो ये अपना पास आ गया 2C1HAA माइनस ई, और इन दो टर्म में हमने क्या किया कि 2C2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया HAB माइनस HABE, और नीचे वाला जो है वो एज इट इज आया। ये समीकरण हमारे पास 11 जो है, और ये इक्वल है वो किसके हैं, वो 0 के इक्वल है, ऐसे आया है। और अब मैं 1 मिनट में इन अंडरलाइन को इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ मैं बराबर 0 लिख रहा हूँ। ये समीकरण 11 है। ये मेरे ख्याल से जो समीकरण 11 जो यहाँ थी ये हमारे पास आ गई, इस तरीके से आई। अब समीकरण 12 और देख लेते हैं। समीकरण 12 कैसे आई, तो वो है ये वाली। अब इसमें क्या किया है कि वो सेम ही प्रोसेस लगाई है। यदि आपने वो डेल ई अपॉन डेल C1 ज्ञात कर लिया तो आप ये भी कर सकते हो। तो इसमें जो ये हमने ये वही प्रोसेस लगाएंगे, मैंने इसमें फॉर्मूला नहीं बताया है, बल्कि वही जैसे पहले हमने अंश का C2 के सापेक्ष अवकलन कर लिया, तो ये आएगा 2C1HAB प्लस 2C2HBB, ये आएगा। ये दो आए, अंश का किया, अंश इसमें लिखा नहीं है, ये वाला था इसमें। इसका करेंगे C2 के सापेक्ष करेंगे तो ये पहले वाला जो ये है ना, ये 0 हो जाएगा ये, और इसका आएगा 2C2, इसका आएगा 2C2HBB और इसका आएगा 2C1HAB। तो ये दो आएंगे इसमें, तो यहाँ ये दोनों आ गए। और फिर हर का करेंगे, तो हर का करेंगे तो ये C1 ये 0 हो जाएगा, ये हर का करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, और इसका आएगा 2C2, इसका आएगा 2C1HAB, तो 2C2 प्लस 2C1HAB है। ये देखो ये 2C2 प्लस 2C1HAB, ये आ गया, माइनस लगा के आया, ये हर का अवकलन आया। और फिर तो वो जो संख्या है वो एज इट इज वो लिख दी हमने, और ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर या हर था, तो ये आ गया। और फिर हमने क्या किया कि ये वाला जो टर्म है उसको हमने ई लिख दिया, और ये नीचे लिख दिया सर, तो ये ई लिखा और फिर ये नीचे आ गया एज इट इज। और फिर वो सेम प्रोसेस हमने अपनाई तो ये आ गया, क्योंकि ये फिर देखो इसमें जो इस टर्म से इस वाले से ये जो ये वाला है उससे ये वाला कैसे आया कि इसमें पहले वाले दो में 2C1 कॉमन ले लिया,
और दूसरे वाले दो में 2C2 कॉमन लिया, तो इस प्रकार से ये जो समीकरण 12 आ जाएगी ये, और ये भी बराबर किसके हैं, 0 के। ये समीकरण कौन सी है, 12। तो इस प्रकार से ये जो दोनों समीकरण आ गई, समीकरण 11 और समीकरण 12, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये समीकरण 11 और ये 0 के बराबर है, समीकरण 12 का वैल्यू आ गई। और इन जो समीकरण हैं, क्योंकि ये बराबर है 0 के, तो हर का मान 0 कभी नहीं हो सकता, अंश ही 0 होगा, क्योंकि हर का मान 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो सकता है। इसलिए जो ऊपर वाले जो अंश हैं या नोमिनेटर्स की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो हमारे पास दो डिफरेंट समीकरण आएंगी। कौन सी, देखिए ये, एक मिनट, ये आ गई। तो ऊपर वाले हमने जो समीकरण 11 का जो अंश है वो तो ये है, उस समीकरण 12 का जो अंश है ये है, ये समीकरण 13 और 14 लिख दी। और इनको हम यदि डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में रखें, मैट्रिक्स फॉर्म में रखें, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। जैसे ये C1 C2 एक तरफ हो जाते हैं, और C1 C2 के जो गुणांक है वो उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स में लिख दिए जाते हैं। और यहाँ C1 C2 शून्य के बराबर नहीं हो सकते, तो ये जो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स हैं, मतलब दो मैट्रिक्स है वो गुणनफल हो रही है, वो 0 के इक्वल है, तो पहले वाली मैट्रिक्स की वैल्यू 0 होगी। ये और ये मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में ये चेंज हो गई, और इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। अब क्या है कि डिटर्मिनेंट्स को सोल्व कैसे करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो क्या है, HA, और एक बात, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होंगे ही, लेकिन ये जैसे दोनों परमाणु कक्षक है, हाइड्रोजन ही है, तो HA और HA और B में कोई फर्क नहीं है, तो HA और HBB को तो हम एक ही मानेंगे। तो HA पहला ये वाला जो टर्म है, ऊपर वाला HA माइनस E है, दूसरे नीचे वाला ये जो फोर्थ टर्म है HBB माइनस E, इसको भी HBB की हम HA लिख सकते हैं। तो ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो HA माइनस E का स्क्वायर हो गया, ये देखो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये HAB माइनस ESAB का स्क्वायर आया ये। और यदि HA माइनस E की वैल्यू याद करनी है तो अब इसके कहते हो प्लस माइनस में दो वैल्यू प्राप्त हो सकती है, तो स्क्वायर को यदि जब भी रूट करते हैं तो प्लस या माइनस दो वैल्यू आती है। तो इसके दो रूट संभव हैं, ये दो हल संभव हैं इस समीकरण के 17 के। तो वो कौन से हैं, तो एक में तो ये माइनस वाला मान रख के करेंगे, सॉरी, जब प्लस वाला रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, ये जो HA माइनस, एक में ये वैल्यू आएगी, ये आप सॉल्व करके देखना, और एक में ये आएगी। तो इस प्रकार से दो ऊर्जा स्तर होते हैं, एक सममित होता है, एक असममित होता है, एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। इस प्रकार से जब दो एटमिक ऑर्बिटल यदि संयोग करते हैं, रेखिक संयोग करते हैं आणविक सिद्धांत से, तो क्या होता है कि दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। एक की ऊर्जा कम होती है जिसको हम बोलेंगे बंदी आणविक कक्षक, और दूसरा प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अब आणविक कक्षकों के तरंग फलन की बात करें, कि हम बात करेंगे C1 और C2 को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण 13 थी, समीकरण 13 कौन सी थी, ये देखो, ये वाली, ये समीकरण 13 है। C1 HAA माइनस E प्लस C2 HAB माइनस ESAB। इसको समीकरण 13 की सहायता से हम C1 और C2 की वैल्यू याद करेंगे। और उसमें भी हम क्या करेंगे, जो HAA का मान है वो आगे उसमें रखते हैं। HAA कहाँ से लेंगे, HAA हम इस समीकरण से ले सकते हैं, इस समीकरण से लेंगे तो ये E इंटू 1 प्लस एस भी हो जाएगा, माइनस HA भी हो जाएगा। ये मतलब हमारे पास HAB की वैल्यू आएगी
एच ए, सॉरी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसमें देख लेंगे हम। ये देखो, तो इसमें एच ए मतलब हम C1 और C2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ ई की जगह हम E1 रखेंगे। E1 रख दिया, एच ए माइनस E1, और दूसरे वाले में भी ई की जगह E1 रख दिया। C2 एच ए बी माइनस E1 एच ए बी इजक्वल टू 0। फिर हम क्या किया, हमने ये जो एच ए है, सॉरी ये जो एच ए है उसकी वैल्यू रखी, और उसकी वैल्यू कहाँ से लाए, उसकी वैल्यू लाए हम यहाँ से। ये आएगा E इंटू 1 प्लस एच ए बी माइनस एच ए बी, तो E1 इंटू, देखो ये 1 प्लस एच ए बी इंटू E1 हो गया माइनस एच ए बी, ये एच ए की जगह रखा है ये इतना, और माइनस E1 वो हो ही गया। और दूसरे वाला तो एच ए डी आया, यह एच ए डी आ गया। अब इसमें क्या है कि इसको हल करेंगे तो E1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा E1 प्लस एच ए बी E1, और ये E1 है और ये माइनस वाला उससे घट जाएगा, तो हमारे पास आएगा ये C1 तो एच ए डी रहा, एच ए बी E1 माइनस एच ए बी, और दूसरे वाला वो एच ए डी आ गया, ये 0 के इक्वल है। फिर C1 एच ए बी E1 माइनस एच ए बी, ये तो वो वैसा का वैसा आ गया, और ये आ गया C1 एस बी ई माइनस एच ए बी एस, हाँ इसमें एस ए बी E1 है, इसको पहले लिख दिया तो ये माइनस में चेंज हो गया। देखो ये इसको पहले लिखने से ये माइनस में चेंज हो गया। अब क्या है कि इसमें एच ए बी E1 माइनस एच ए बी ये दोनों में है ये, तो इसमें हम इस पूरी समीकरण को एच ए बी E1 माइनस एच ए बी का भाग लगा देंगे, तो क्या आएगा C1 माइनस C2 बराबर 0 आएगा, और C1 माइनस C2 बराबर 0 आएगा तो C1 बराबर C2 आ जाएगा, ये C1 बराबर C2, तो यानी कि दोनों मिश्रण गुणांक है वो क्या है, इक्वल है। और इसी प्रकार हम ये तो E1 रख के किया हमने, E2 रख के करेंगे तो ये फिर ये C1 बराबर आएगा माइनस C2, तो यानी कि C1 बराबर प्लस माइनस C2 दोनों ही हो सकते हैं। और हमारे पास पहले जो समीकरण 6 थी ना, उसमें क्या था, साई एक में तो क्या C1 एस साई ए प्लस C2 साई बी, तो C1 और C2 की जगह हमने C1 ही रख दिया, क्योंकि प्लस वाला रखा, तो प्लस वाला तो ये दोनों प्लस में बीच में आ गए, ये तो देखो ये सॉरी ये दोनों प्लस में आ गए। और दूसरे वाले में C1 बराबर C2 बराबर माइनस C1 रखा है, तो ये ऐसा समीकरण प्राप्त होता है। तो दो तरंग फलन आए। अब हम C1 और C2 की वैसे वैल्यू भी याद करना चाहते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो प्राप्त हो रहा है ना, उसको सामान्यीकृत करते हैं। सामान्यीकृत करने के लिए क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे डी लैम्डा से, ये समाकलन करेंगे उसका, और समाकलन करेंगे तो इसका हमें पता है साई में हम क्या होता है, C1 साई ए प्लस C2 साई बी होता है, और उसका स्क्वायर किया, इस समाकलन वो 1 के इक्वल होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैसे ही होता है जैसे a प्लस बी होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो वैसे फॉर्मूला है। तो यहाँ स्क्वायर कर दिया तो C1 स्क्वायर साई ए स्क्वायर डी लेमडा प्लस C2 स्क्वायर डी लेम साई बी स्क्वायर डी लेमडा हो गया, ये 2C1 C2, ये मतलब वो सर्वसम निकालेगी, इसमें बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखनी है, साई ए स्क्वायर डी लेमडा, क्योंकि ये भी सामान्यीकृत होता है। सेम का यदि हम करते हैं तो एस ए बी की वैल्यू 1 हो जाती है, हमें पहले बता। तो ये जो पहले वाला टर्म C1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाला टर्म है वो C2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये है वो इसमें 2C1 C2 तो एज इट इज रहेगा, इसकी हम उसको बोल देंगे एस ए बी, और फिर वो तीनों की वैल्यू है वो जुड़ करके कितनी होनी चाहिए, 1 के इक्वल। तो ये देखो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 2C1 C2 ऐसे भी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये C1 बराबर C2 रखते हैं, तो C1 बराबर C2 तो C2 का मान भी हम C1 ही कर दिया, तो C1 स्क्वायर प्लस
यहाँ होगा c1 स्क्वायर प्लस, देखो इसकी वैल्यू भी हम c1 स्क्वायर ही हो जाएगी, तो 2c1 स्क्वायर प्लस 2c1c2 ऐसे भी हो जाता है। तो इसमें ये हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2c1c2 भी नहीं, इसकी वैल्यू भी 2c1 स्क्वायर ऐसे भी हो जाएगी। पहले 2c1 स्क्वायर, जैसे एक तो हो गई 2c1 स्क्वायर प्लस 2c1 स्क्वायर ऐसे ए बी, और इसमें फिर कॉमन आ जाता है 2c1 स्क्वायर 1 प्लस, सॉरी c1 स्क्वायर कॉमन लिया है इसमें, इसमें c1 स्क्वायर इन्होंने कॉमन लिया है, तो ये आएगा 1 प्लस, सॉरी 2 प्लस, एक मिनट, 2 प्लस 2 ऐसे भी, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसी प्रकार से यदि माइनस वाली वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। और यदि c1 और c2 का मान उन जो समीकरण है ना 20 और 21 हम देखो ये दिखाता हूँ, ये 20 है, ये वाली 20 है, 21 है, इनमें रखेंगे तो हम क्या है ये जो ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। E1 का मान तो हमें पहले आया था, ये जो तरंग फलन का मान आया, और ये E2 का मान आया, और ये तरंग फलन का मान आया। और इसी प्रकार से ये जो तरंग फलन आए, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो आवेश घनत्व या इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता है वो तो तरंग फलन के स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। ये वही बात है जैसे sin1 स्क्वायर sin2 स्क्वायर, ये प्रायिकता को शो कर रहा है, और ऊपर वाले का तो क्या है कि सर्व समीकरण लगा के सोल्व कर दिया, नीचे वाला ये माइनस लगा के ये मतलब ये हर के रूप में ही है, तो इस प्रकार से ये sin1 स्क्वायर आ गया, ये sin2 स्क्वायर आ गया। तो एक जो है वो बंदी आणविक है प्लस वाला, वो 26 समीकरण 26 बंदी आणविक कक्षक को दर्शाता है, और समीकरण 27 है वो प्रतिबंधी आणविक कक्षक को दर्शाता है। मेरे ख्याल से ये सब आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो यदि पसंद आया इसको लाइक कीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।